अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। जियो पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियन से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनकी कहानी, उनकी मोटिवेशनल स्टोरी आप तक पहुंचाते हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे लिए बड़े ख़ास हैं और उसकी बहुत सी रीज़न है। एक तो ये कि उनका ताल्लुक़ उस मुल्क से है, उस शहर से है जहाँ से मेरा वैसे भी ताल्लुक़ है। मैं वहाँ पे रहता भी रहा हूँ, मेरे वालिदैन भी वहाँ हैं। एक रूहानी ताल्लुक़ हम सबका है। सऊदी अरब से इनका ताल्लुक़ है। मक्का मुकरमा में रहते हैं। मदीना मुनव्वरा इनका आना जाना लगा रहता है। वैसे आपने कैप्शन में, हाइलाइट्स में सब देख लिया, लेकिन मैं इनका प्रॉपर इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ और वो आपने सुनना है। सऊदीया का एक लड़का, पाकिस्तान से ताल्लुक़, 4 साल का लड़का, जब वहाँ गया, एक 90s का जो सऊदीया का एक दौर था वो एक डिफरेंट दौर था। जो आज एक एनलाइटेंड दौर है वो शायद उससे थोड़ा सा डिफरेंट था। उधर का बचपन, उधर की जवानी एक मुख्तलिफ एक्सपीरियंस था। लेकिन इस शख्स ने, इस लड़के ने वो काम शुरू किया जो यूट्यूब पे उधर बहुत कम हो रहा था और उर्दू ज़ुबान में ना होने के बराबर था। या ये कहा जाए कि उर्दू ज़ुबान में सिर्फ इन्होंने काम किया यूट्यूब पर और मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकरमा, जद्दा, रियाद और सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहर, मुख्तलिफ सकाफ़त हम तक पहुँचाई, आप तक पहुँचाई, मुझ तक पहुँचाई। और जो सऊदीया से यहाँ आ गए लोग, या हम सब जो उम्रे पे जाते हैं, हज पर जाते हैं, जो वहाँ के खाने टेस्ट करते हैं, जो वहाँ की सकाफ़त देखते हैं, जो रिवायात देखते हैं, वो ज़ुबान से, अल्फाज से इस शख्स ने बयान की। वो चाहे अलबेक हो, कुनाफा हो, मंदी हो, मुतब्बक हो, कोई चीज़ हो, सऊदी फूड हो, ये इतने खूबसूरत अंदाज में उसको प्रेजेंट करते हैं, इतने खूबसूरत अंदाज में खाते हैं और फिर जो देखने वाले का हाल होता है वो मैं तो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। कि जो जी ललचाता है कि भाई अलबेक तू खा रहा है, भाई मुझे क्यों, मेरा क्यों दिल दुखा रहा है। बड़े खूबसूरत इंसान है। मेरी आज बड़ी खुशकिस्मती है कि ये मेरे साथ मौजूद हैं। वैसे एंटरप्रेन्योर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, फूडी भी हैं, साथ में फिटनेस ट्रेनर भी हैं। ये क्या चल रहा है और ये क्या चाहते हैं, क्या इनके गोल्स हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मालिक फ़रीद साहब। बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन देने के लिए। बहुत और शुक्रिया। मुझे बेहद खुशी है कि मैं आपके पास इस वक्त बैठा हूँ, आपके प्लेटफॉर्म पे। हम लोग बचपन से ही आपका प्लेटफॉर्म देखते थे और फिर आपकी जो सऊदी अरेबिया में आप वहाँ पर पैदा हुए, मदीना में, माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो आपसे मिलकर ख़ास तौर पे जैसे ही आपने हमें रिसीव किया, तो बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए और मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अब्दुल मालिक भाई। और लिटरली वो कहते हैं ना, कई दफ़ा वाकई बड़े जज्बाती भी हो जाते हो, अंदाज़ आपका वो बदल जाता है। वैसे आपके मेहमान आते रहते हैं, लेकिन किसी से आप अपना बचपन और वो जगह रिलेट करते हो तो बड़ी खुशी होती है। सऊदीया में 4 साल के थे आप जब गए, जी, मक्का गए। वहाँ उस दौर में मुश्किल था, एक मुख्तलिफ हालात थे। उसमें यूट्यूब शुरू करना और वो कहानी कैसे कंटेंट क्रिएशन पे आए, उर्दू में कंटेंट बनाने का आइडिया कहाँ से आया? असल में इस आइडिया की बेस थी कोरोना 2020। 6 मार्च को मैंने पहला व्लॉग अपना अपलोड किया उर्दू ज़ुबान में। इवन मैं अरबी में पहले कंटेंट बना रहा था थोड़ा बहुत। तो वहाँ से मुझे यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन और इन चीज़ों का पता चल गया। 2008 से मैं फ़ोटोशॉप इस्तेमाल कर रहा था। तो आपको पता ही है, इंसान को ये फ़ोटोज़ वगैरह और वीडियोज़, इन चीज़ों का शौक़ होता है। फिर मोबाइल्स वहाँ पर जैसे ही कैमरे वाले मोबाइल आए थे, हम लोग तो उनमें से हैं ना जिन्होंने बिल्कुल उनका स्टार्ट देखा है। नोकिया वाले, फिर उसके बाद जो है एक पांडा मोबाइल आता था, पांडा 6630 और दमा, पता नहीं कौन से नाम। हाँ, वहाँ के नाम है दमा, पांडा, N73। और इवन सैमसंग का भी पहली बार मैंने मोबाइल हमारे सर्कल में मैंने ख़रीदा था, जो कि एक टच मोबाइल था। बड़ी बात थी उस ज़माने। और उस दौर में एक लड़का होता था जिसके पास सबसे पहले फ़ोन आता था और सब कहते थे रिंगटोन। रेस लगती थी, रेस भी लगती थी ना कि यार इसने सबसे पहले मोबाइल लिया है। तो मतलब कैमरा और फ़ोटोज़, इन चीज़ों का वहीं से शौक़ था बहुत पहले से। तो कंटेंट क्रिएट उर्दू में मैंने 2020 में स्टार्ट किया जब कोरोना आया। वो इस तरह के बिल्कुल वही चीज़, जो चीज़ आपने महसूस की, इसी चीज़ के लिए मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया। मुझे नहीं पता था कि हम लोग कोरोना में, जब बिल्कुल स्टार्ट में पैनिक था, मुझे नहीं पता कि हम लोग सऊदीया में रहेंगे या नहीं रहेंगे। शायद चले जाएं सऊदीया से, शायद कभी ना जा पाएँ, सऊदीया में ही रह जाएं। नहीं पता था क्या होना है, पता नहीं दुनिया के साथ क्या होना है, पूरी दुनिया के साथ। तो मेरे जहन में ऐसे लोग थे कि जो लोग यहाँ से जा चुके हैं, वो इन चीज़ों को
जो चीज़ें हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं रोज़ाना ही, अलबेक खा रहे होते हैं, शौरमा खा रहे होते हैं, इन चीज़ों को वो बड़ा मिस करते हैं यहाँ पर जब आ जाते हैं। नाबुल्सी का एक शौरमा नाबुल्सी का, हाँ जी, कुनाफा वगैरह, हमदियात, मिरिंडा सिट्रस का एक बड़ा वो एक कॉम्बो होता था। हमदियात, यस। तो मालिक भाई, स्कूलिंग क्या पाकिस्तानी स्कूल्स में हुई, क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी स्कूल्स भी बड़े लिमिटेड थे, या सऊदी स्कूल्स में पढ़े, और फिर कहाँ तक पढ़े, और फिर यहाँ तक का सफ़र? स्कूलिंग मैं ट्यूशन ही पढ़ा हूँ, प्रॉपर स्कूल नहीं गया, उर्दू वाले में। वो तकरीबन 4वीं-5वीं तक मैं पढ़ा था। उसके बाद फिर मैंने अरबी स्टार्ट कर दी, और अरबी जो है मैंने 4वीं तक पढ़ी। उसके बाद फिर मैंने मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ किए, कंप्यूटर का कोर्स। इंग्लिश जो मैं सीखा हूँ वो घूम फिर के सीखा हूँ, मुख्तलिफ़ जगहों पर नौकरी वगैरह करके और इस तरीके से। तो स्कूलिंग बिल्कुल बेसिक रही है मेरी। मैं वर्किंग लाइफ में बहुत जल्दी आ गया था। और ये एक ख़ास एग्जाम्पल है कि अगर आपके जो भी सर्कमस्टांसेस हों, तालीम आपकी कहीं तक भी हो, आपके अंदर एक जज्बा हो ना, एक जुनून हो कि आपने कुछ करना है, और जिसको आम अल्फाज में हम कहते हैं एक्सपोजर हासिल करना है, वो अब्दुल मालिक फ़रीद उसकी एग्जाम्पल है। अच्छा, कोविड आया और कोविड में फिर सब घरों में बंद हो गए, लेकिन देखना शुरू किया। मैंने आपकी वीडियोस भी तब देखना शुरू की। उससे पहले आप अरेबिक में मैं बना रहा था। उससे पहले टेक वीडियोस ही बनाता था, शौक के तौर पे, जिस तरह इंसान बनाता है। बहरहाल वहाँ से भी अच्छी मेरी तो इनकम भी वहाँ से हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी स्पॉन्सरशिप्स भी वहाँ से मिलनी शुरू हो गई। ये है कि बिज़नेस माइंडेड मैं शुरू से ही था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी 17 साल की एज में पहली गाड़ी अपने पैसों से ली। 18 साल की एज में पहला मैंने अपना कारोबार शुरू किया। वाह वाह वाह। और जब कोरोना आया तो एक चीज़ का गैप था कि ज़ियारतें जो है ना वो उर्दू में लोगों ने कवर नहीं की हुई, या जिन्होंने कवर की हुई हैं उनकी वीडियोग्राफी इतनी अच्छी नहीं है, साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, और उसमें मालूमात भी काफ़ी सारी एक्स्ट्रा अपनी आरा डाली हुई हैं उसमें। तो मैंने कोशिश की कि सबसे पहले ज़ियारतों को मैं कवर करूं जो कि सिर्फ ऑथेंटिक चीज़ें आ रही हैं, यही बात, जो कहीं से साबित हैं, सिर्फ उतनी हद तक, आगे अपनी आरा शामिल ना करूं उसमें। उतना बता के अगर कोई चीज़ ऑथेंटिक नहीं भी है तो मैंने बता दिया कि यार इस बारे में ये किस्से मशहूर हैं, लेकिन इनका कोई एविडेंस मुझे नहीं मिला, इनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं मिली मुझे। तो इस तरीके से फिर मैंने जो है ना ज़ियारतों को कवर करना शुरू किया 2020 में। अच्छा, इस पर हम ज़ियारतों पर आते हैं। इससे पहले यूट्यूब वीलॉगर्स का तस्वुर सऊदीया में कब शुरू हुआ, या मदीना मक्का में कब शुरू हुआ? क्योंकि एक आम तासुर बहुत अरसा पहले तक था कि इतनी इजाज़त नहीं थी वीडियोग्राफी की, फ़ोटोग्राफी की। तो उस दौरान हो रही थी वीलॉगिंग, लोग कर रहे थे? उर्दू में नहीं हो रही थी, जैसे अरबिक हाँ, कर अरबिक में कर रहे थे लोग। हमारे इमन मदीना में हैं एक मोहम्मद रईस, उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स तो नहीं है, लेकिन वो जो मालूमात दे रहे होते हैं वो बहुत अच्छी मालूमात दे रहे होते हैं। अरबिक में घरों में बैठ के कंटेंट बनाया जाता है। तो कोई हर्डल नहीं आई आपको जब यूट्यूब करना? हर्डल्स आई थोड़ी बहुत, लेकिन हमें वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सबसे मेन फ़ायदा हुआ कि बचपन से वहाँ पर रहते थे, कवानीन का पता है। यस। लोगों की वीडियो उनकी इजाज़त के बगैर नहीं बनानी, इस तरह की चीज़ें जो भी हैं। कोई इस तरह का अगर किसी की प्रॉपर्टी है तो उसे इजाज़त लेके आप जाकर वीडियो बनाएं। तो इस तरीके से तरीक़ाकार से अगर चला जाए तो कोई ऐसा यानी मसला सऊदी कवानीन अगर आपको पता है तो आप उनको फॉलो करते हुए वीडियोस भी बनाएं, वीलॉग्स भी बनाएं, तो कफील तो होगा ना उस दौर में? उस दौर में इतनी इनकम तो नहीं होगी कि खुद ही एंटरप्रेन्योर बन गए? जी 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 कफील था, मैं जॉब करता था उस वक्त। तो कभी रोका नहीं, ये क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं मेरी एक मतलब ऐसी जॉब थी कि मेरे हिस्से का जो काम है वो मैंने कर देना है, तो उसके बाद मैं फ्री हूँ। तो इसमें यह है कि काफ़ी टाइम मुझे मिल जाता था। सही, ज़बरदस्त। अब आ जाते हैं ज़ियारात पर। आपने ज़ियारात का जिक्र किया, वो ऑथेंटिसिटी कहाँ से हासिल की? ये वाला नॉलेज होना कि मैं जिससे पूछ रहा हूँ ये सही बात है, और एक ज़िम्मेदारी भी है कि एक मुझे पता होना, मैं उम्रे पे गया हूँ, मैं मदीना मुनव्वरा गया हूँ, मक्का मुकरमा गया हूँ, और एक ये मेरी नॉलेज है, एक मेरी नॉलेज से लाखों लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल, ये वाला एक बर्डन समझ लें, बर्डन तो नहीं कहना चाहिए लेकिन जिम्मेदारी। तो ये वाली ऑथेंटिसिटी कहाँ से हासिल की कि क्या आपका सोर्स ऑफ ऑथेंटिसिटी क्या होती है? मेरा जो सोर्स होता था ऑथेंटिसिटी का वही बयान करता था। मिसाल के तौर पे मैं एक ज़ियारत पे जा रहा हूँ, उसके बारे में सबसे बड़ा सोर्स आपके पास जो है, सबसे ऑथेंटिक सोर्स है, वो है कुरान पाक। कुरान पाक में उस जगह के बारे में किस तरह से जिक्र आया, वो मैं ज़ाहिर है जैसे आप लोग भी रिसर्च करके एक पेपर बना लेते हैं, उस पे पॉइंट्स लिख लेते हैं, तो उसी तरीके से मैं भी एक अपना पेपर बना लेता था। नहीं तो व्हाट्सएप में आपको पता है बंदा लिखता रहता है अपने पॉइंट्स। तो सबसे पहला सोर्स कुरान पाक, उसके बाद सही मुस्लिम, सही बुखारी, इब्न माजा और सुनन अन्निसाई,
इसमें से जो अहादीस जैसे मुझे मिलती थी हदीस नंबर के साथ ही मैं आगे बयान कर देता था, बस इतना सा मैं काम करता था। अगर किसी आलिम की मतलब बहुत अच्छी बात है तो वो अगर मैं नकल कर रहा हूँ तो भी मैं उस आलिम का नाम बताऊँगा कि फ़लाँ आलिम ने इस बारे में ये बात की है। इसके अलावा मेरा जो ज़ियारत की वीडियो में मेन मटेरियल होता था वो वहाँ का एहसास होता था बताने का कि यार जब मैं अब्दुल मालिक फ़रीद वहाँ पर पहुँचा हूँ, मैंने ये देखा, मुझे ये महसूस हुआ और मैंने इस चीज़ को ऐसे एक्सपीरियंस किया, इवन एक्सपीरियंस करके उस चीज़ को मैं दिखाता था कि यहाँ पर मिसाल के तौर पे जैसे खजूर है, यहाँ पर एंट्री फ़ीस है, वो प्रॉपर जैसे व्लॉग होता है, आपको पता है हर चीज़ उसमें कवर करनी। और एक और चीज़ पे भी मैं बड़ा ध्यान देता था ख़ास तौर पे कि अगर आप व्यूवर देख रहे हैं तो मैं चाहता था कि आप महसूस करें, इसलिए मैं अपने कदमों के शॉट्स उसमें डालने, अपनी घड़ी दिखानी उसमें कि क्या टाइम हुआ है। ये इंस्पिरेशन कहाँ से हासिल की? ये वाली सोच तो बहुत बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के जी या वीडियो मेकर्स के ज़हन में होती है, ये सोच कहाँ से? आई थिंक एक आपकी क्रिएटिविटी जो होती है वो आपके अंदर ही होती है, बाकी आप सीखते हैं, ट्यूटोरियल सीखते हैं। मैंने कैमरा फेसिंग सीखी प्रॉपर, मुझे कैमरा फेसिंग नहीं आती थी, मैं बिल्कुल ऐसे सख्त होके बैठ जाता था कैमरे के सामने, कोई उसमें एक्सप्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस सीधा यूँ बात कर रहा हूँ कैमरे के सामने। तो वो प्रॉपर मैंने सीखा उस चीज़ को, और अगला आदमी कैसे महसूस करेगा वीडियो देखते हुए, वो इन सारी चीज़ों को मैंने सीखा कि किस तरह से कौन कौन से शॉट्स लेने चाहिए। फिर एक बड़ी ज़बरदस्त टिप है, जो लोग वीडियोस जानते हैं उनके बारे में, मैं अक्सर 2 दिन पहले भी मेरे साथ जो वीडियोग्राफर भाई हैं उनको बता रहा था कि यार तुम अपने माइंड को रीड करो, तुम जब जा रहे हो तुम्हें एक घड़ी नज़र आई, एकदम से तुम्हारी तवज्जो गई है उस तरफ, तो उसका क्लोजअप शॉट ले लो। और फिर तुम जब एकदम से किसी गाड़ी से निकले हो तो तुम एक वाइड शॉट देखते हो, तुम्हें पूरी दुनिया दिखती है सामने, तो वहाँ पर वाइड शॉट का इस्तेमाल करो। तो इस तरह से शॉट्स का इस्तेमाल सही तरीके से। अच्छा, मदीना मुनव्वरा की अगर ज़ियारात की बात करें, फिर हम मक्का मुकर्रमा की भी ज़ियारात की बात करते हैं, तो बचपन से ही हमने सुना मस्जिद क़िबलतैन, सबा मसाजिद, मस्जिद कुबा और जबल उहद, लेकिन आपने जहाँ जहाँ की वीडियोस बनाई वो कौन सी ऐसी ज़ियारात हैं या कौन सी ऐसी नई जगहें मुतारिफ़ करवाई लोगों को कि लोगों ने कमेंट्स में बताया कि ये वाली जगह हमें कभी नहीं पता था, यहाँ जाके पता चला, ये हम सिर्फ अब्दुल मालिक फ़रीद का वीलॉग देखकर? ऐसी कोई थी जगह? ऐसी थी जगह, लेकिन मैं इस तरह की जगहों से अवॉइड करने को कहता हूँ अक्सर। वो इसलिए कि अगर किसी को नहीं पता है एक जगह का, तो मैं नई जगह तो ईजाद नहीं कर सकता, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है वहाँ पर कि अक्सर लोगों को ना बड़ा लुत्फ़ आता है ये चीज़ बताते हुए कि यार उसने तो हमें वो वाली ज़ियारतें करवाई जो किसी ने नहीं की, अगर वो ऑथेंटिक होंगी तो सब ने की होंगी। वाह, क्या बात। नहीं तो उसने ईजाद की है जो किसी ने नहीं की। लेकिन कोई कुछ भी किस्सा करके कुछ लोगों तक वो नहीं पहुंचा, यानी 4-5 ज़ियारात के बाद लोगों को पता चल गया। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, मिसाल के तौर पे जैसे मज़रा अल मुस्तदिल था, जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार एंटर हुए थे मदीना में, और वहाँ पर जाके एक साए में बैठे थे, तो उसका नाम भी मज़रा अल मुस्तदिल है। तो वो मैंने बहुत पहले कवर किया था और उस टाइम पे किसी ने नहीं किया हुआ था। किस एरिया में मदीना? मदीना में मस्जिद कुबा के साथ ही है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एंटर हुए थे मदीना में तो मस्जिद कुबा के साथ ही वहीं पर आए थे। तो वो जगह है, वहाँ पर बीर हदक है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी नोश फरमाया। तो इस तरह की काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं। तरीक़ हिजरा के पास बीर गर्स है, जिसका अभी आपने नाम नहीं लिया, वहाँ से वो कुआं कवर किया हमने। और एक बाग जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत में रहा था, वो बाग हमने कवर किया। इवन उसका व्लॉग इतना ज़बरदस्त हम लोगों ने बनाया था कि वो मेरा भी वन ऑफ मोस्ट फेवरेट व्लॉग्स में से। अरे वाह। वहाँ पर हम लोगों ने वो खाना बनाया जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है खाना, उसी बाग में खड़े होके, और उससे इफ्तार की रमज़ान में। वाह, क्या बनाया? वो हमने थरीद बनाई और तलबीना बनाया था वहाँ पर। तो वो उसमें वहाँ पर बरकत ही बहुत है, मतलब वो एक अलग ही चीज़ थी। मैं अभी भी सोचता भी हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा उर्दू में भी बता दें ये 2 डिशेस कौन सी हैं, ताकि जो हमारे सुनने वालों के लिए आसान हो। अब तलबीना का तो यहाँ पर भी तलबीना ही कहते हैं, मतलब उसके अंदर जौ के दाने डालते हैं, नहीं तो नॉर्मल दाने जो गंदम के होते हैं वो डाल दें, ये सब उसको दूध में जी उसको दूध में उबालें, उसमें शहद डालें, बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं उसके। तो तलबीना जब वो दूध कट जाता है, गाढ़ा हो जाए, तो उसको बस आप खाएं। सिंपल रेसिपी है इसकी, और ये स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हदीस में आया है कि आप तलबीना खाएं मेंटल हेल्थ के लिए। और थरीद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधे का गोश्त पसंद था,
हदीस में आता है, तो उसमें हम लोग कंधे का गोश्त लेके गए। और सरीद एक ऐसी डिश है जो उसमें हम लोगों ने तो खैर थोड़ा सा उसको उसमें मसाले डाले थे, उस ज़माने में इतने मसाले नहीं होते थे, तो हमने साबित मसाले थोड़े से डाले और उसको थोड़ा सा उसमें पानी डाला और उसको पका लिया बस नमक डाल के, सिंपल। और मक्का मुकरमा की कौन सी ज़ियारात हैं? मक्कातुल मुकरमा की ज़ियारात नंबर 1 जहाँ पर लोग जाते हैं वो गार हिरा है, जहाँ पर मेरा वही सवाल कि वो ज़ियारात जो कि लोगों के लिए नई कौन सी हैं जगह? इस सवाल में एक ज़ियारत मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा नई ज़ियारत से रिलेटेड, वो ये कि एक जगह मक्का में मशहूर कर दी गई है मीना के पास ही, कि वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे थे, ये वो जगह है। अच्छा, इसके बारे में आप भी पहली बार सुन रहे हैं? पहली बार सुना। तो वो अभी गढ़ी गई है। ये देखें ना, तो ये है कि पहले भी मैं पॉडकास्ट में इस तरह की बात की है, वहाँ पर टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह सब लोग नहीं, लेकिन कुछ उनमें ऐसे लोग हैं जो गलत ज़ियारतें करवाते हैं ताकि उनका बिल ज़्यादा बने। तो 80% यही है, क्योंकि उनको पता होता है अगले ने मेरे भी ट्रस्ट कर रहे हैं, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी खड़े होके दुआ करो। लेकिन हम रूहानियत में होते हैं ना, तो ट्रस्ट जल्दी कर लेते हैं, ये एक मसला है। अब वो मदीना मुनव्वरा में वो भी तो जगह है ना, बैदा, जहाँ पे गाड़ी तेज चलने लग जाती है। ये वो भी मैंने कवर की थी सबसे पहले। हाँ, हम जवानी में हम भी FSC में जाते थे, तो वो उसको भी लोगों ने एक डिफरेंट लुक दे दिया। जी, वादी जिन, असल में वादी जिन ये नाम भी मशहूर नहीं था, वो एक व्लॉग मैंने ही बनाया था, वो फिर व्लॉग भी मेरे से ना एक इंग्लिश चैनल था, उन्होंने ख़रीद लिया था, वो अब उनकी प्रॉपर्टी हो गई है। तो वहाँ पर हमारे लोग उस जगह को कहते थे वादी जिन, क्या है भाई जिन यहाँ पर गाड़ियाँ चलाते हैं। तो मैंने वैसे ही मजाक में जाकर ना वहाँ पर व्लॉग बना लिए। वहाँ पर ना कोई जिन है ना कोई बात है, वहाँ पर ग्रेविटी का कुछ इस तरह का गाड़ी सीन बस है, हाँ, तेज चलने लग जाती है, आपको एक्सीलरेटर पे नहीं रखना। और वैसे भी मेरे ख्याल में और भी दुनिया में जगह और भी हैं, इवन ताइफ रोड पे भी है, इस तरह की बहुत सारी जगह हैं। तो 120 तक गाड़ी जाती है वहाँ पर। तो हम लोगों ने जाके देखा कि पता नहीं जिन आ गया गाड़ी में, क्या है क्या नहीं, तो उस पर हम ऐसे ही मजाक कर रहे थे यार दोस्त, तो वो मशहूर हो गई। और वादी जिन के बारे में बहुत सारे लोगों ने क्या क्या कहानियाँ बनाई हुई हैं। आगे चलते हैं, हम फूड पे आएंगे लेकिन ये फिटनेस ट्रेनर होकर आप खुद फिटनेस माहिर बने हुए हैं, ट्रेनिंग करते हैं, जिम करते हैं, और सबको आपने खानों पे लगा दिया, ये क्या कहानी? यार हमारे बड़े कहते थे कि अगर आपने फिट रहना है, आपने तंदुरुस्त रहना है, सेहतमंद रहना है, तो अच्छा खाना खाओ। तो कनेक्ट हो गया वापस। नहीं, तो उसमें ब्रोस्ट खाओ, कोलेस्ट्रॉल वाला खाओ, या कुछ भी खाओ। नहीं, एक तो ये है कि मैं जब अनहेल्दी खाने खा रहा होता हूँ, जाहिर है उसके बाद मैं मील्स स्किप करता हूँ। ये राज है, मैं खुल के बता रहा हूँ अपना राज, कि मील्स मैं स्किप करता हूँ उसके बाद, ताकि वो कैलोरीज जो है ना वो एडजस्ट हो जाए सही जगह पर। और फूडी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले से था। अब्दुल मालिक भाई जो हैं वो खाना बनाते भी बड़ा अच्छा है, लोगों ने व्लॉग्स में भी देखा है, और टाइम भी लेते हैं खाना बनाते हुए, टाइम भी लेते हैं, इवन मिस्टेक्स भी करते हैं। मेरे दोस्त उस तरफ बैठे हंस रहे हैं। मैं इसी वजह से कह रहा हूँ, क्या मिस्टेक हुई? यार मैं, ऐसा नहीं है कि मैं शेफ़ हूँ, मैं तजर्बा करता हूँ कि भला मुझसे बनेगा या नहीं। इनमें से कोई भी एक मुझे चैलेंज दे देता है कि भाई ये बना। ये वही तजर्बा है 2020 में जब सब बैठे हुए थे, इन्होंने उर्दू में व्लॉगिंग शुरू की, इसी तरह खाने में भी तजर्बा। बिल्कुल। लेकिन वो फिर खाया दोस्तों ने जो आपने खाना तजर्बे से बनाते हैं? यार पाकिस्तान में आके तो नहीं खाया, क्योंकि यहाँ पे सही नहीं बना, वहाँ पर सही बन जाता था। अच्छा, यहाँ पे वैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि कराची, लाहौर के खाने आपने यकीनन ट्राई किए होंगे, मसालेदार, मज़ेदार, और यानी बिरयानी, कढ़ाई, और सऊदी फूड इज़ टोटली डिफरेंट। बिल्कुल फीके, चावल भी फीके, लेकिन उसमें वो लहम और दजाज और वो सब, तो इसका कंपैरिजन आप कैसे करते हैं? यार पाकिस्तानी जो खाने हैं ना, इनमें मसालों के साथ आपको एक जायका बना के दिया जाता है। वहाँ पर जो खाने हैं, चाहे चावल हैं, गोश्त है, या देसी घी का उसमें से अरोमा आ रहा होता है, वहाँ के खानों में उसकी बेस जो फूड है ना, खुद उसको आप महसूस करते हैं कि चावलों की क्वालिटी कैसी है, जो गोश्त इसमें डाला गया है एक्चुअल में वो गोश्त कैसा है। तो वहाँ पर एक्स्ट्रा मसाले डालने के बाद जो है, ऐसा नहीं होता कि आप मतलब एक अलग ही फ्लेवर आ रहा है, गोश्त में से कोई और फ्लेवर आ रहा है, ऐसा नहीं है। गोश्त में से गोश्त का ही फ्लेवर आता है, और अगर गोश्त ख़राब होगा तो वो बैड फ्लेवर भी होता है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर सोचते हैं ना, असल में यहाँ पर बकरे बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। अच्छा। अक्सर जो देखा जाता है, वहाँ पर छोटे इस्तेमाल करते हैं।
वहाँ पर 2 दांत वाला, ये उससे छोटा खीरा जिसको यहाँ पर कहते हैं दोंदा, ये खीरा यहाँ पर पंजाबी में अभी भी सीखा है मैंने। हम लोगों ने बकरा लेने गए थे तो मुझे पंजाबी में अभी पता चला यानी है। यहाँ के बकरे बड़े हैं, अक्सर बड़े बकरे करके यहाँ पर और वहाँ की जो सऊदी वेडिंग्स और पाकिस्तान की वेडिंग्स का अगर कंपैरिजन किया जाए, यहाँ की कोई शादी आपने अटेंड की है? यहाँ की नहीं, मैंने यहाँ की शादी नहीं अटेंड की। अब सऊदिया की शादियाँ कैसी होती हैं वैसे तो हमें पता है, मैं बल्कि अटेंड करूँगा इंशाल्लाह। हाँ, आपको पता चलेगा कि असल सऊदी वेडिंग्स ही होती है खाने के हिसाब से। हाँ। तो सऊदी की कैसी शादियों का क्या मेन्यू होता है, और वहाँ पे आपने अक्सर व्लॉग्स में भी बताया वहाँ पर कोई लंबा चौड़ा मेन्यू नहीं है। हाँ, एक ही है। हाँ, ही है। बकरे बन रहे हो। हाँ, बकरे बन रहे हैं। ऊँट का गोश्त भी, ऊँट का गोश्त भी बनाते हैं वहाँ पर। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वहाँ पर, कबाइल के सरदार वगैरह आ रहे हैं, तो फिर उनके सामने तो वैसे थाल में पूरा ऊँट भी बिठा के दे देते हैं, नहीं तो बकरा बिठा के दे देते हैं, पूरा बकरा एक ही थाल में होगा। इस तरह से भी किया जाता है, लेकिन अमूमन वहाँ पर बकरे ही ज़िबा किए जाते हैं। जो आप उसकी मंदी बना लें, बिरयानी भी वहाँ की मंदी टाइप ही होती है ऐसे ही। हाँ, बिरयानी बना लें, ये जिस तरह से भी आप बनाना चाहें। साथ में समोसे होते हैं और तुरुम्बा होता है। वाह, तुरुम्बा का भी आपको पता होगा, एक मतलब सॉलिड जलेबी कह लें उसको, ये क्या है। और ये भी, इसमें भी लोगों के लिए इंफॉर्मेशन होगी कि सऊदी वेडिंग्स और जो फौतगी होती है सऊदी घरानों में, तो उनका मेन्यू तकरीबन एक ही होता है। वो दोनों में बकरे वो सामने रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और फौतगियों में भी पूरे पूरे बकरे आते हैं सामने। लेकिन वहाँ पर मेरा बचपन वहाँ पे गुजरा है शायद इस वजह से, लेकिन मुझे उनके मामलात आसान लगते हैं। और एक ही बड़े रात में straight शादी, बात ख़त्म। पहले निकाह होता है और फिर एक ही रात वही वलीमा भी है, सब कुछ है, शादी हो गई, बात ख़त्म हो गई। कुछ भी उससे पहले भी नहीं, बाद में भी नहीं, कोई ऐसे फंक्शंस नहीं। बस शादी के दिन कभी कभी कुछ लोग हैं जो दोपहर को एक फंक्शन कर लेते हैं उसी दिन, और शाम को यहाँ क्या होता है, यहाँ मायूं, मेहंदी, बारात, वलीमा, पोस्ट वलीमा, पता नहीं बहुत चीज़ें चल रही होती हैं यहाँ पर। तो एक और मैं इस बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि हम मुख्तलिफ इतने टॉपिक्स हैं अब्दुल मालिक भाई का, हम फ़ायदा उठाते हुए हम मुख्तलिफ बातें भी ज़रूर करना चाहेंगे। सऊदीया में जो एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया पिछले 15 साल में, अब मैंने सुना है कि वर्ल्ड कप भी होने वाला है 2034 में। वो जो विजन MBS ने एक बड़ा ज़बरदस्त, वो एक पूरी एक सऊदीयाइजेशन चेंज हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको मैं बड़ा पॉजिटिव देखता हूँ माशाल्लाह। जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो काबिल लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सऊदी अरेबिया में। इंसान में काबिलियत, स्किल्स होनी चाहिए। तो सऊदी अरेबिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहाँ पर जॉब्स भी बहुत हैं, सब कुछ है, लेकिन काबिलियत उसके लिए होनी चाहिए, ये है। और चेंज, एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। जिस तरह की तरक्की आज हो रही है सऊदी अरेबिया में, जिस तरह की डेवलपमेंट आज हो रही है सऊदी अरेबिया में, पहले कभी ऐसी नहीं हुई। और आपने तो वो हर दौर देखा जी। जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि नोकिया के फ़ोन, जब मोबाइल फ़ोन आने, हम वैसे अब लगता है कि बहुत कुछ पुराने हो गए। आज की जेन जी को पता चले ना कि आपके दौर में मोबाइल आया था, और वो जो रिंग टोन्स, आपने सारे दौर देखे। और रिंग टोन्स कॉपी करने IR से ट्रांसफ़र किया। बिल्कुल, और वो इंफ्रारेड भी एक होता था ना उससे। बिल्कुल बिल्कुल। और जेन जी या जो नई जनरेशन है उसको नई आइडिया होगा कि जो सऊदीया में बहुत से लड़कों ने स्ट्रगल भी देखी, और वो जो आज घूमने फिरने की जगहें हैं ओवरऑल, अगर हम सऊदीया में बात करें, वो उस दौर में बड़े लिमिटेड थे, बहुत लिमिटेड थे, बहुत ज़्यादा। मतलब हमारे पास क्या होता था, या तो हम मक्का में रहते थे, या तो जद्दा समंदर पे चले जाएंगे, या फिर हमारे पास था ताइफ जबल दक्का, ऐसे सर्दी हमें वहीं मिलती थी जाके। और एंटरटेनमेंट उस तरह। अब तो रियाद और जद्दा तो टोटली चेंज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा टूरिज़्म के ऊपर तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है। मतलब ऐसे ही समझ लें कि ज़ीरो से हुआ है। और अभी जो लोग उम्रा के लिए जाते हैं, उनको घूमने फिरने की भी बहुत सारी अच्छी जगह वहाँ पर मिलती हैं, कि जहाँ पर मतलब, अब देखें, एक हकीकत है, हम लोग जितना मर्ज़ी वो बात कर लें, एक हकीकत है कि आप एक हद तक नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, 5 वक्त हैं, आप नमाज़ पढ़ेंगे, आप तहज्जुद पढ़ लेंगे, आप रोज़ा रख लेंगे, लेकिन फिर भी आपको घूमने फिरने की जगह चाहिए के साथ, दोस्तों के साथ। तो वो वाले मौके बड़े ज़बरदस्त हैं। आप बच्चों के साथ जाके घूमे फिरें, आप दोस्तों के साथ जाएं अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स पे, घूमने फिरने की जगहों पे, प्लेइंग एरियाज़, गेम्स, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मक्का मदीना में भी हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब इंसान निकल जाता है ना, खाना अच्छा सा खा लिया, अगर फैमिली के साथ प्रमोट हो रहा है वहाँ पर।
इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े लोग, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है कि जो अब सऊदी रेजिडेंसी प्लान भी है कि लोग अब किफ़ालत सिस्टम भी चेंज हो रहा है, कुछ लोगों को लगता है कि कफ़ील सिस्टम ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में, कुछ आपके पास एक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, वो ज़रा समझाएं हमारे। बिल्कुल, वो समझाने से पहले पिछले सवाल का एक रह गया था नोट, वो ये कि पहले हम लोग जो देखते थे ना, मुअम्मर अफराद आते थे उम्रे के लिए, हज के लिए, मतलब एज के आखिरी हिस्से में कम से कम 40+ ही होते थे। लेकिन अब नौजवान फैमिलीज़, अब मतलब न्यू कपल्स, उन्होंने शादी की, पहला टूर ही उनका मदीना का, मक्का का, तो बड़ी अच्छी चीज़ है, वहाँ पर दुआ करते हैं, अपनी ज़िंदगी में बरकत के लिए दुआ करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। वो निकाह की भी छोटी छोटी तकारीब हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं वहाँ पर, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और दूसरा जो आपका सवाल था PR से रिलेटेड, प्रीमियम रेसिडेंसी सऊदी अरेबिया ने इंट्रोड्यूस करवाई है। तो PR 6 तरीक़ों से ले सकते हैं, उसमें सबसे आसान 2 तरीके हैं। पहले पैसे से 1 लाख दो, 1 साल की PR आपको मिलेगी। PR अगर आपके पास होगी तो आपकी डिपेंडेंट फ़ीस नहीं है, जो टैक्स एक फैमिली का होता है 400 मंथ एक फ़र्द का, जो आपकी कफ़ालत में है, डिपेंडेंट है आपका, आपकी वाइफ हो सकती हैं, बच्चे हो सकते हैं, वालदा हो सकती हैं, वालिद हो सकते हैं, तो उनके 400 रियाल एक महीने का, वो फ़ीस नहीं पड़ेगी अगर PR होगी आपके पास। आपके अकाउंट में 1 लाख रियाल हो? अकाउंट में नहीं, देना है 1 लाख, वही 1 साल। अच्छा, ठीक है, यस, गवर्नमेंट को फीस है, यस, एक साल के लिए इस तरीके से। और इसमें बैंक अकाउंट में कितने भी पैसे? हाँ, उसका कोई इशू नहीं। इवन सऊदी अरेबिया में तो अभी उन्होंने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है बैंक अकाउंट से रिलेटेड और पैसे मूव करने से रिलेटेड, क्योंकि मैं वहाँ पर एज ए एंटरप्रेन्योर हूँ, पहले मैं एज ए इन्वेस्टर रजिस्टर्ड था वहाँ पर, तो मैं पैसे अपने मूव कर सकता हूँ इजीली, अपने मुल्क में भेजने, मंगवाने यहाँ से, वो बड़ा इजी हो जाता है जो पैसों से रिलेटेड है। अच्छा, यही PR की दूसरी प्रोडक्ट है, 8 लाख रियाल। आप 8 लाख रियाल फ़ीस पे करें, आप पूरी ज़िंदगी के लिए प्रीमियम रेसिडेंसी ले सकते हैं। आप अपने डिपेंडेंट्स उसके अंडर रख सकते हैं, वहाँ पर आपके बीवी, बच्चे, वालदा, वालिद, आप पर्सनल ड्राइवर, होम मेड, इन सबको बुला सकते हैं और बिल्कुल आप सऊदीज़ की तरह ही होंगे वहाँ पर। 8 लाख रियाल मीन्स 1 टाइम इन अ लाइफ। 8 लाख को अगर 75 से मल्टीप्लाई करें तो बड़ी अमाउंट बनती है। बड़ी अमाउंट बनती है, लेकिन उसका ये फ़ायदा है कि आपको फिर कोई आपका मसला नहीं है, फिर आपका कोई मसला नहीं, आप वहाँ पर बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर जॉब भी करना चाहते हैं तो जॉब भी कर सकते हैं, आपको नकल कफ़ाला वाला मसला नहीं होगा। नकल कफ़ाला एक ऐसी चीज़ है कि आप अपना इकामा मूव करते हैं एक कफ़ील से दूसरे कफ़ील तक, या एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक, तो कंपनी भी कफ़ील होती है। तो ये 2 हो गए कैटेगरी। एक तो 1 लाख रियाल जमा करवाना है 1 साल के लिए, एक है 8 लाख रियाल फॉर लाइफ टाइम। यस, और वो उसमें मेरे फैमिली, अम्मा अब्बा सब शामिल हैं? जी, आपके वालिदैन और आपके बच्चे और बीवी, और आप होम मेड बुलवाएंगे तो वो बिल्कुल सऊदी वाला सिस्टम होगा, जैसे सऊदी वाला घर का ड्राइवर बुलाता है या मेड बुलाता है उसका। अच्छा, तीसरी कैटेगरी? तीसरी बल्कि 4 आगे कैटेगरीज हैं जिनमें ये वाली फ़ीस नहीं है। 1 लाख या 8 लाख ये फ़ीस नहीं है। उसमें नंबर 1 पे ये होता है कि कोई साइंसदान है, कोई साइंटिस्ट है, उसने कोई इजादात की हैं, तो वो आके अपने, उनकी शराइत हैं जो कि इस वक्त मुझे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन वो आपके उनकी PR वेबसाइट पे जाएंगे, सऊदी PR.sa.government होगा उनका, GOV होगा, तो उस पे जाके आप देख सकते हैं। यानी आपके पास कोई स्किल होगा, which means सिर्फ स्किल नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर, इजादात अगर आपने की हुई हैं तो उस पे आपको मिल सकता है, मतलब बहुत बड़ा नाम कमाया है। सही। उसके अलावा आपका जो है, आप अगर कोई ऐसी स्किल है आपके पास जो दूसरों के पास नहीं है, आप मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं, सऊदी अरेबिया के लिए। तो ये 2 मिलती जुलती हैं चीज़ें लेकिन मुख्तलिफ हैं। उसमें एक को कहते हैं मौहिबा और दूसरे को कहते हैं इब्दा। क्रिएटिविटी है, आप बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं, ये दूसरी कैटेगरी में। हाँ, आप बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं, आप एंकर हैं, आपका नाम है, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे, अगर आप सऊदी अरेबिया में सॉरी वो 4 भी नहीं, एक और भी है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है, उसमें आप 7 लाख का अगर आपका कारोबार है, आपने सऊदी अरेबिया में इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई भी कारोबार है, सॉरी 7 लाख नहीं 7 मिलियन 7 मिलियन 70 लाख का अगर आपका सऊदी अरेबिया में कारोबार है तो आपको PR मिल जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, चाहे वो आपके पास शेयर्स हैं किसी कंपनी के, सऊदी कंपनी के, या आप वहीं पर फिज़िकल कोई कारोबार कर रहे हैं जिसकी वर्थ 70 लाख है, तो भी आपको PR मिल सकती है। उसके अलावा अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, जैसे मैं एंटरप्रेन्योर हूँ,
तो आपका कोई बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है तो उसकी बेस पे भी आप अपने पीआर, इवन मैंने अप्लाई की हुई है पीआर, तो इंशाल्लाह जल्द, मुझे उम्मीद है कि जल्द मिल जाएगी। हम आपकी किफ़ालत में आ नहीं जाएंगे। नहीं, आप कफ़ालत में नहीं, आप भाई हैं हमारे। अच्छा, खैर कफ़ालत में भी कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे ही है क्योंकि ये एक कंसर्न रहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी या और भी साउथ एशियन नेशनलिटीज़ का कि कफ़ील कौन सा है, कफ़ील अच्छा नहीं है या कफ़ील बुरा है, कफ़ील बहुत अच्छा मिल गया, ये बड़ा डिपेंड करता था। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है तो ये आप पीआर ले सकते हैं। एंटरप्रेन्योर हो गया, कारोबार हो गया, उसके अलावा सबसे जो बेस्ट तरीका है जो मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ, अगर उनके पास पैसे हैं तो वहाँ पर रियल एस्टेट ले लें आप, और 4 मिलियन की सबसे आसान है। वो 1 लाख और 8 लाख वाली पीआर के अलावा बाकी जितने भी पीआरस हैं सब में सिर्फ 4,000 रियाल फीस है, और आपको पहले 5 साल के लिए मिलेगी पीआर, उसके बाद फिर आगे रिन्यू हो जाएगी वो। तो इस तरीके से है। आप 4 मिलियन की प्रॉपर्टी लें सऊदी अरेबिया में, और उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे जब तक आप वो प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे तो आप पीआर भी होल्ड करेंगे वहाँ पे सऊदी अरेबिया में, और वो पीआर से सारे बेनिफिट्स जो हैं वो आप हासिल करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप लाइन में रुक रहे हैं तो सऊदियों की लाइन में रुक रहे हैं आप। इस तरह की चीज़ें हैं। आप कफ़ालत में लोगों को बुला रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, आपकी डिपेंडेंट फीस नहीं है, और हाँ, आप कफ़ाला ईज़िली मूव कर सकते हैं कहीं भी। मतलब सिर्फ वर्क परमिट के ऊपर आप काम करेंगे कहीं भी, अगर आप जॉब भी करना चाह रहे हैं तो। सिर्फ आप नहीं बल्कि आपके डिपेंडेंट जितने हैं वो भी 25 साल से कम के जितने बच्चे होंगे वो पीआर के अंडर आएंगे, उनको पीआर मिली रहेगी। ज़बरदस्त। यानी इसका ये मतलब है कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी ले सकते हैं, तो अब सऊदी अरब में राहें खुल गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को क्या वेटेज दी जा रही है अभी? क्योंकि मैं देखता रहता हूँ मुख्तलिफ कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सऊदी भी बड़ा ज़बरदस्त उनका भी कंटेंट होता है, तो अब सोशल मीडिया को ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है जिस तरह ओवरऑल पूरी दुनिया में। यस, और अप्रिशिएट करते हैं। फॉलोइंग के बिहाफ पे आपको बड़े ज़बरदस्त प्रोटोकॉल्स मिलते हैं। आप कहीं खाना खाने जाते हैं, आपसे बिल नहीं लिया जाता। हालांकि ये चीज़ें जब मैंने स्टार्ट किया था बहुत मुश्किल थी। मतलब कुछ लोग माइंड कर जाते थे वीडियो बनाने के लिए कि यार आप क्यों वीडियो बना रहे हैं। अब वो अप्रिशिएट करते हैं, अब वो बुलाते हैं, बिठा के खिलाते पिलाते हैं, बड़ी मेहमान नवाजी करते हैं। और जाहिर है इसमें ये एक बिज़नेस भी है अपने तौर पे, तो इसमें हम लोग पीआरस भी कर रहे होते हैं अगर कोई हमें इनवाइट करता है। लेकिन उसमें इस चीज़ को हमेशा मैं एड्रेस करता हूँ, क्योंकि लोगों के यहाँ थोड़ा सा ना इसका गलत तरीके से सोचा जाता है कि यार ये पैसे लेके वीडियोस बना देते हैं। ऐसा नहीं होता। जब भी किसी को बुलाते हैं वो उसके ब्रांड के लिए बुलाते हैं कि यार ये बंदा एक ब्रांड है, इसकी इतनी फॉलोइंग है, इतने लोगों के सामने आपका ब्रांड मेहनत है। हाँ, आपने ये जो आज हम अब्दुल मालिक फरीद को क्यों हम जियो पॉडकास्ट में बुलाएं कि एक बंदे ने 2020 में कुछ सोचा था, एक प्लान किया था, ये जो फुटप्रिंट्स वाली बात कि हमने ये सोचना है, इस तरह एग्जीक्यूट करना है, वो वक्त आने पे आप फिर ब्रांड बनते हो और फिर ब्रांड आपको लोग फिर अप्रोच करते हैं। बिल्कुल। और ब्रांड तभी ही इंसान बन सकता है जब वो अपने काम के साथ लॉयल है। मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं होता कि कोई रेस्टोरेंट या कोई बिज़नेस हमें इनवाइट करेगा और बोलेगा कि हमारी चीज़ की तारीफ़ कर दो, ऐसा होता ही नहीं है। वो सिर्फ हमारे आने का होता है। जैसी उनकी चीज़ होगी वैसे ही हम बोलेंगे। और हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक चीज़ करते हैं। एक सवाल है, आपको किसी रेस्टोरेंट ने बुलाया और ये लाइटर नोट पे सवाल है कि अगर रेस्टोरेंट ने कहा सर हमारा खाना ट्राई करना है, रिव्यू देना है, बड़ा एम्बियंस अच्छा है, बड़ी लाइटिंग अच्छी है, बड़ा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जो भी आपके मामलात हैं वो बेहतरीन कर रहे हैं, और खाना आता है, खाना मजे का नहीं ज़ीरो तो फिर आप रिव्यू में क्या कहेंगे? दिल इस रखेंगे? तरह का होता है, बहुत सारा होता है हमारे साथ। मतलब हो जाता है, ये फील्ड है ना हमारी, तो इसमें हो जाता है। इनवाइट करते हैं, बड़े प्यार से बिठाते हैं, ये सब कुछ होता है। इसमें मेरे पास 2 सॉल्यूशंस होते हैं उस मौके के ऊपर। नंबर 1, उनकी कोई 2-3 डिशेस अच्छी होंगी तो सिर्फ मैं उन डिशेस को कवर करूँगा। सही है। ये एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन नंबर 2, इंसानी बुनियाद पे कि यार उनका दिल भी ना खराब। जी, जाहिर है अगर अच्छी चीज़ है तो मैं अच्छी बोल सकता हूँ ना। मतलब अपना रिस्क तो आराम नहीं करना हमने कि बुरी चीज़ को अच्छा कह के हम लोगों की बिकवा दें और लोग जाके खाएं और वो फिर गालियाँ देंगे, उनके पैसा ज़ाया हो। हाँ, खैर ये सोशल मीडिया को मैं उस तरह सीरियस नहीं लेता कि लोग मुझे फॉलो नहीं करेंगे या ये वो इस तरीके से। हम अगर अपनी बुनियाद के साथ जुड़े रहते हैं ना कि हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, हमारा कल्चर क्या है पाकिस्तानियों का, तो उस चीज़ से अगर इंसान जुड़ा रहे
तो वो सोशल मीडिया में भी चलता रहता है, अच्छा जाता है। लेकिन फॉलो अनफॉलो करना, इन चीज़ों को आप देखते होंगे मेरे व्लॉग्स में, मैं सब्सक्राइब करने का नहीं कहता। बिल्कुल स्टार्ट में मैं कहता था, लेकिन अभी नहीं कहता, बिल्कुल नहीं कहता। काफ़ी अर्सा हो गया मैंने छोड़ दिया। सब्सक्राइब करें आप लोग मेरे चैनल, सर्च करके आते हैं हाँ आपके पास। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अलग करा। तो उसमें यह है कि अगर उनकी कोई अच्छी डिशेज़ हैं तो सिर्फ उनको कवर करेंगे हम लोग, कि यहाँ पर आएँ आप और ये वाली इनकी डिशेज़ अच्छी हैं। तो वो एक हकीकत हो गई, सच हो गई। ज़रूरी तो नहीं बताना कि बाकी सारी बकवास हैं। ज़बरदस्त। अच्छा जी, पॉडकास्ट के इस हिस्से में हम चाहेंगे एक थोड़ा सा ब्रेक लें, और ब्रेक में हम ज़रा, क्योंकि इतने मज़े मज़े खानों की बात हो गई है, मज़े मज़े के डिशेस की बात हो गई, तो मुझे तो भूख लग गई है। मेरी ख्वाहिश भी है, मेरी कोशिश भी है, इन फूडी भाई के साथ हम जाएं और कुछ मज़े का ट्राई करें, यहाँ के खाने इनको कैसे लगते हैं, थोड़ा सा वो भी एक्सपीरियंस लेंगे। चलते हैं बर्न्स रोड, वहाँ से आपको भी वो मनाजिर दिखाएंगे। साथ रहिए। अच्छा जी, पॉडकास्ट तो आप लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हमने जो थोड़ा सा एक ब्रेक लिया है क्योंकि भूख इतनी लग रही थी, फूडी हैं ये भाई, तो हमने कहा वहीद कबाब पे आते हैं। बर्न्स रोड पर हमने इंतखाब किया वहीद कबाब का। ये क्या क्या खाना चाहते हैं, ऑप्शंस बहुत थी, तो हमने सोचा वहीद कबाब के इरफान साहब से रब्ता किया जाए। इरफान भाई, एक तो बहुत शुक्रिया, क्या क्या है और हम क्या क्या ट्राई करने वाले हैं? ये हमारी स्पेशल बीफ बोटी है जो हमारी सालों साल से जो है मतलब फेमस है, और ये भी हमने नया इंट्रोड्यूस करा है, बीफ शाही मगज़ कबाब। लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ ये मटन में, मटन शाही कबाब ये मगज़ के साथ होता है। और इसके अलावा ये हमारा जो हमारी जो सिग्नेचर है कबाब फ्राई, और ये हमारी स्पेशल नहारी, और ये आजकल हमारा रनिंग में मोस्ट रनिंग चटखारा बोटी, चिकन चटखारा बोटी। अच्छा, वाह, ज़बरदस्त, ट्राई करें इंशाल्लाह। बेहतरीन, थैंक यू सो मच। और सर, देख के मुंह में फुल ये जो है ना, अंदर मुंह भर और गया जो है। आप बयान करेंगे ना इसको, मैं वो सुनना चाहूँगा कैसे। सर ट्राई करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये चटखारा बोटी जो है ना, ये मुझे नहीं लगता भाई, आप है कि बड़ी ज़बरदस्त होगी। और यहाँ पर पराठे इन्होंने साथ में दिए हैं। आपको पता है पराठे के साथ कुछ भी आप खाएं तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है, एकदम से तड़का लग जाता है। आप भी बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह और करते हैं। चपाती भी है ये। हम चपाती से। तो अब्दुल मालिक भाई, वैसे आपको कराची के खानों में क्या ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? यार खानों में कराची का नाम आए तो सबसे टॉप पे तो बिरयानी है। आप जो मर्ज़ी कर लें, कराची में हर जगह ही अच्छी बिरयानी मिलती है। ऐसे ही है। और पहले मैं यहाँ से होके गया था, वहीद कबाब से हमने व्लॉग बनाया था। तो जिसने व्लॉग देखा है, जो भी पुराने लोग हैं कराची के, वो कहते हैं यार वहीद कबाब, बंस रोड का नाम है तो वहीद कबाब का नाम आता है। बेहतरीन। ये मैं आपकी जो ये नई आइटम है ना, ये ट्राई कर रहा हूँ। क्या चटपटा क्या क्या? चटखारा बोटी। चटखारा बोटी। हमारी इसकी स्पेशलिटी ये है कि हम इसमें कोई सॉस इस्तेमाल नहीं करते, हमारा सारा टेस्ट मसाले में है। आप अक्सर जगहों पे देखेंगे ऊपर से सॉस की टॉपिंग करते हैं, वो हमारे यहाँ नहीं होती। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवरफुल है, और मसाले इसमें ना एक आइडियल ज़बरदस्त है। मीटअप हो गया है कि हाँ। खाना भी मज़ेदार हो गया, मेहमान भी हमारे शानदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई बीफ बोटी ट्राई कीजिएगा। बीफ बोटी, ये अच्छा ये वाली, इसको थोड़ी चटनी के साथ दीजिएगा। अच्छा तो नहीं है ये चटनी है, बहुत ही हमारी ये चटनी है। बहुत बड़ी मुख्तलिफ किस्म। हाँ, ये प्याज यहाँ से एक ली क्योंकि लंच टाइम है, और यहाँ से हम लोगों ने बीफ बोटी विद चटनी। लेकिन अब्दुल मालिक भाई फिटनेस ट्रेनर भी तो हैं, और आगे निहारी भी आ जाती है, बिरयानी भी आ जाती है, ख्याल कैसे रखते हैं? इसमें दो चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं। जब आप थोड़ा बहुत अनहेल्दी, यार ये खाने देख के ना रहा नहीं जाता, सीधी सी बात है। जिसमें ये है कि मील स्किप करें, और उसके अलावा इसको यूटिलाइज़ करें। मतलब आपने खा ली है निहारी तो थोड़ा सा एक्टिव रह जाएं, वॉक कर लें, वॉक करें, कार्डियो करें, तो बड़ा अच्छा रहता है। ये बोंग की बोटी बड़ी ज़बरदस्त इसमें डाली हुई है, देखें कैसी नरम नरम। ये बोटी जो है नारी की जान है। ये जान है वाकई, बोंग की बोटी जो है ना। डालें जनाब इस पे नींबू। ओह बस बस। थैंक यू सर। बहुत मज़ेदार। गोश्त इतना नरम हुआ है कि चबाना नहीं पड़ा, खाली ज़ुबान के साथ ही जो है ना। तो जनाब, हम तो खा रहे हैं बड़े मज़ेदार खाना, और ये बर्न्स रोड हो और ऐसे फूडी हों
जो मशरक़ में वस्ता और दुनिया भर में मशहूर हैं, उनके साथ बैठ के खाने को जिस तरह ये स्कैन करके खिला रहे हैं और बता रहे हैं मज़ा आ रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस जियो पॉडकास्ट में डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप देखते रहिए। अच्छा, इस दौरान मेरे जहन में ये भी सवाल आया, जब 2020 में वापस, क्योंकि हम आ जा रहे हैं, हम मेरे जहन में मेरा दिल है कि मैं हर वो सवाल करूं, अब्दुल मालिक फ़रीद की पहली वीडियो कौन सी, एक तो पहली वीडियो कौन सी थी कि जब वीलॉग बनाया कि यार ये वीलॉग बनाते हैं? पहला सवाल, इसका आप जवाब दें, फिर मैं अगला सवाल। वो आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। न्यूज़ में चल रहा था कि मस्जिदुल हराम बंद हो गई, हर तरफ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पैनिक फैली हुई थी पूरी दुनिया में। इमोशनल बड़ा मोमेंट था। यस, खाली हो गए। हाँ, मस्जिदुल हराम खाली हो गए, बैरियर्स लग गए, बंद हो गए, तवाफ़ बंद हो गए। हमने ज़िंदगी में नहीं सुना था कि तवाफ़ बंद हो गया। अगर आप इमेजिन करें उस दौर को जहाँ पर हम लोग हर रोज़ जाते हैं, रश है, या कोई भी इंसान अगर ज़िंदगी में एक बार होके आया है वहाँ से और वो इमेजिन करता है कि यार वो रश, और सडनली हर चैनल के ऊपर चल रहा है कि तवाफ़ बंद हो गया, बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये बात आई थिंक फेब के एंड पे स्टार्ट हुई थी। 19 फेब को आई थिंक आया था कोविड-19, इसी तरीके से था। तो मार्च 6 को मैंने पहला व्लॉग बनाया। बहरहाल तब तक हर चीज़ बंद हो चुकी थी और मैं मस्जिदुल हराम में, अब्दुल रहीम भाई भी मेरे साथ थे, तो हम लोग मस्जिदुल हराम में गए जुम्मा पढ़ने। तो मैंने वहीं से व्लॉग स्टार्ट किया कि ये देखें हम लोग मस्जिदुल हराम में जुम्मा पढ़ के नहीं कर रहे हैं, मस्जिदुल हराम खुली है और लोग नॉर्मली यहाँ पर आके नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ये था मेरा पहला व्लॉग। उसके बाद यही चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी। तो जो लोग सोशल मीडिया पे थोड़ा सा करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये बड़ा एक अच्छी समझ लें कि एडवाइस है कि वो चीज़ ट्रेंड में थी। तो मैंने फिर कोई 8-10 व्लॉग्स यही बनाए कि मैं मस्जिदुल हराम जा रहा हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं मस्जिदुल हराम गया, वहाँ पर मुझे तवाफ़ की इजाज़त मिली नहीं मिली, और कभी मैं उम्मुल कुरा स्ट्रीट से जा रहा हूँ, कभी अजाद स्ट्रीट से जा रहा हूँ, और कभी मैं गज़ा वाली साइड से जा रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं व्लॉग्स बनाता रहा। इवन उसके बाद फिर मैंने ज़ियारतें शुरू की और ज़ियारतों के बाद फिर मैं फूड पे आया था। और वायरल कौन सी हुई सबसे ज़्यादा वीडियो? ये सब वीडियो सही चल रही थी क्योंकि मुझे, हाँ, पहली वीडियो से ही, पहली वीडियो के 8,000 व्यूज़, दूसरी वीडियो के 23,000 व्यूज़, चौथी वीडियो के 35,000 व्यूज़, और अगली वीडियोस जो है ना वो 70-80 पे पहुंचनी शुरू हो गई थी। अब पहला मिलियन कब क्रॉस किया? पहला मिलियन उन्हीं में से एक वीडियो मिलियन पे गई थी। हम लोग इमोशनल मोमेंट भी होता होगा जब आप मस्जिदुल हराम का एक आप वो वीलॉग करते हैं जब आप मस्जिदुल हराम में जा रहे हैं। तो मैं कुछ दिन पहले भी आपका एक वीलॉग देख रहा था, फिर मस्जिद नबवी जाते हुए जो आप एक समा बांधते हैं ना, एक वैसे भी एक बड़ी खूबसूरत अंदाज़ है आपका, और वो एक बड़ा इमोशनल सा मोमेंट होता है कि कब ये कौन से बाब से दाखिल होंगे, कब खाना काबा नजर आएगा। तो आप तो बड़े सादत वाला काम कर रहे हैं। ये तो मुकम्मल तौर पे अल्लाह ताला का करम ही है कि अल्लाह ताला मुझे अगर इस चीज़ की तौफीक देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हालांकि मैं ख़ुद को 1% भी इस काबिल नहीं समझता कि मैं उन ज़मीनों की खिदमत कर सकूं या उसमें किसी भी तरीके से मतलब खिदमत गुजारों में नाम भी शामिल कर सकूं। तो ये तो अल्लाह ताला का ही मुकम्मल करम है जो भी है। इसमें शायद हमारे माँ बाप की दुआएं लग गई होंगी, हम इस काबिल नहीं हैं। लेकिन मैं जो हमारे लोग वहाँ पर हैं या यहाँ से जाते हैं, मैं सिर्फ इतना उनको कहूँगा कि नॉलेज हासिल करके जाए। जब से मैंने नॉलेज हासिल की ना, बड़ी इंपॉर्टेंट, रूहानियत में इजाफा हुआ। अभी भी इवन मेरे नॉलेज कैसे हासिल करना है, वर्ड ऑफ माउथ से नहीं, यानी लोगों से पूछ के नहीं, खुद रिसर्च करें हर चीज़ आपके साथ। यार आपके पास कुरान पाक है, सबसे पहले कुरान पाक तर्जमा से पढ़ें, उसके बाद अहादीस हैं। आप अहादीस में ज़ईफ़ हदीसें भी होती हैं, मजबूत भी होती हैं, उनको भी क्रॉस वेरीफाई आप कुरान पाक से कर सकते हैं। तो आसान है। हम लोग मोबाइल लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, जो भी 24 लोगों से पूछते हैं कि यार कैसा है कैसा नहीं, ये वो। और इसमें आई थिंक रूहानियत का मामला होता है तो हम लोग ना उस मोड में आए होते हैं कि हम लोग किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं। ये एक मेन इशू वाला मसला है जहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन फैलती है। वादी जिन एक एग्जाम्पल, हाँ, कि कुछ भी फैला दो और आप उस मोड में होते हो, आप कोई कुछ कह देगा आप मान जाओगे। मैं भी, लेकिन खैर मैंने तो आज तक वादी जिन को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। आप जो अब यहाँ से एक बंदा जाएगा जिसका नाम ही जिन रखा हो तो लोग तो बहुत से लोग गुमराह भी होते हैं। अच्छा,
वादी जिन से खैर मुझे नहीं पता कि इस तरह का कुछ हुआ है, अल्लाह करे कि ना हो। ऑब्वियसली लोगों की इन्फॉर्मेशन है, एक तो लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के चक्कर में और बताएं और बताएं। वही जो आप टैक्सी ड्राइवर्स वाली बात कर रहे हैं, मैं रिलेट कर सकता हूँ कि ऐसे टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं उनका रूट लंबा है, सर एक वो है जी 30 किलोमीटर आगे जगह लेकिन बड़ी ख़ास है। हाँ तो इस पे भी बिल्कुल टैक्सी ड्राइवर्स को भी ख्याल करना चाहिए। और ये कि जो यहाँ से ज़ायरीन जा रहे हैं, जो मालिक भाई ने बड़ी प्यारी बात की है कि रिसर्च करके जाएं आपके पास ही, और अब तो सब कुछ आपके फ़ोन में, आपके पास पता हो अब आपने कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरह गाइड होना है। तो इस दौरान वीडियोस भी वायरल हो रही थी। सबसे पहला कोलैब की रिक्वेस्ट किसकी आई, या किस बड़ी सेलिब्रिटी का या कंटेंट क्रिएटर का या एक्टर या क्रिकेटर? मैं शोएब अख्तर के साथ आपका व्लॉग देखा था, वो कौन सी ऐसी पहली पर्सनालिटी थी जिसने आपको अप्रोच किया कि यार यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आपके साथ आना है? ज़ाहिर है वो हमारी ही कम्युनिटी में से आए थे, हमारे ज़िया तबारक भाई, आप शायद जानते हो, कराची से हैं, वो फूड व्लॉगर हैं। जब मैंने फूड स्टार्ट ही किया था, ये शायद उससे भी पहले, उनकी फॉलोइंग मेरे से डबल थी। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे कांटेक्ट किया था और आज तक मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब वो नहीं कि कोलैब करना है या कुछ इस तरह का करना है, नहीं, वैसे ही बरादराना तौर पे। मतलब हमारा अभी भी जब हम मिलते हैं तो कोई ऐसी वो सेंसिटिविटी नहीं होती कंटेंट की कि यार आपका कंटेंट बनेगा, मेरा बनेगा कंटेंट या नहीं बनेगा। आपको पता है कंटेंट क्रिएटर को कंटेंट की ज़रूरत होती है, मतलब उसकी दुकान है ना। हाँ ऐसे। तो कंपटीशन भी होता है, आपके 100 के हैं या 2 लाख हैं, मेरे 1.5 लाख हो गए, ये कंपटीशन होता है कंपटीशन हर फील्ड में होता है, उसको हेल्दी होना चाहिए। कंपटीशन को पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन कंपटीशन बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मुझे कंपटीशन ना मिलता, हालांकि ये है कि मैंने तो अपना कंपटीशन एक तरह से अल्लाह ताला से डर के मैं कह रहा हूँ, मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है। तो बेंचमार्क कैसा सेट किया हुआ है? हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अगर शुरू से एक मकाम अता किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मिडल ईस्ट में भी मैं नंबर 1 पे रह चुका हूँ फॉलोइंग में, और इस वक्त क्योंकि दुबई में बहुत सारे ज़्यादा फॉलोअर्स वाले आ गए, तो सऊदी अरेबिया में उर्दू ज़ुबान में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा फॉलोइंग है मेरे पास। और तो हमें फ़ख्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम प्राउड फील करते हैं। वैसे पाकिस्तान से कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैं बेसिकली तो विहाड़ी से हूँ, आपने सुना होगा। जी जी, नाम। मुल्तान से 100 किलोमीटर आके वहाँ से हूँ। अब इस्लामाबाद में हैं और ओरिजिनली मक्का में रहते हैं। विहाड़ी से वकार यूनिस हमारे क्रिकेटर, yes. बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर। विहाड़ी से दूसरा बड़ा नाम, या बहुत बड़े नाम भी होंगे, लेकिन आपने बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और वो आप बेंचमार्क सेट कर रहे हैं, जो लोगों के लिए एक गाइडेंस भी है और लोगों की एक मोटिवेशन भी है कि यार आप जो घर पे बैठे हुए हैं, या अगर आपके पास एक स्किल है तो यूटिलाइज करें। शोएब अख्तर तक कैसे पहुंचे, या शोएब अख्तर आप तक कैसे पहुंचे? शोएब अख्तर भाई को मैंने ही रीच किया था, वो आ रहे थे सऊदी अरेबिया। हम लोगों ने असल में जाना था, एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर हम लोगों का एक साथ प्रोग्राम था। मतलब वो की स्पीकर थे, मैं समझ लें अटेंडी था, और पाकिस्तानी सफारत खाने की तरफ से ही जो है मुझे इनविटेशन आया हुआ था, कौंसलेट की तरफ से। बेसिकली जद्दा में कौंसलेट है, सफारत खाना नहीं है, लेकिन एम्बेसडर भी वहाँ पर आए थे और सीजी साहब भी वहाँ पर आए हुए थे। तो पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी एक तरह से ना वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, अपना पाकिस्तान को यूनिवर्सिटी के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो मुझे जब पता चला कि शोएब भाई आ रहे हैं, तो मैंने उनके मैनेजर से कांटेक्ट किया। मैंने कहा यार मैं शोएब भाई के साथ जो है ना, जीता भाई से, तो मैंने कहा यार शोएब भाई के साथ मैंने एक पॉडकास्ट टाइप व्लॉग करना है। अच्छा, वो वाली एक सीरीज़ मैंने शुरू की थी, वो बहुत आगे फिर मैं खुद ले नहीं गया, सुस्त हो गया उसके ऊपर। वो राइड थी, किसी भी राइड इन मक्का, किसी के साथ भी। हाँ, तो वो राइड इन मक्का थी हमारी पहली। अब मैं जब मक्का मदीना आऊँगा, आपने मेरे साथ वो करना, वहीं से कंटिन्यू करें। डन इंशाल्लाह। तो शोएब भाई को मैं चाहता था कि वहाँ पर ना मक्का का एक पहलू दिखाऊं जो हम लोग देखते हैं मक्का वाले। तो उसके लिए मैं फिर उनको साथ लेके गया, रास्ते में हम लोगों ने कॉफ़ी पी, और उन्होंने 2022 हज में जो है ना, उनकी वीडियो वायरल हुई थी जो कंकरियाँ मार रहे थे जमरात में 150 की स्पीड पे। तो उसके बारे में हम लोग जो है ना, वो वहीं से मेरा थोड़ा सा जहन में थे शोएब भाई के, यार जब आएंगे ना तो शोएब भाई के साथ में मुलाकात करूँगा। तो फिर आए शोएब भाई माशाल्लाह वहाँ पर, और उनके साथ बड़ा अच्छा पॉडकास्ट किया हम लोगों ने। गाड़ी में बैठ के गपशप की, रास्ते में कॉफ़ी ली, फिर जबले रहमत पे गए। तो वो अल्लाह ताला ने मुझे एक सादत दी कि मैंने उनको
जबल रहमत के बारे में मुकम्मल बताया, क्योंकि वहाँ पर वादी नहर सुबैदा भी है वहाँ पर जबल रहमत के साथ, जो अक्सर लोगों को नहीं पता। और जबल रहमत जो है वो वादी अरफा है, मतलब जहाँ पर जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज कर रहे थे तो वहाँ पर जाके हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वकूफ़ अरफा किया था और दुआ भी की थी, और उस जगह के बारे में बताया कि यहाँ पर दुआ करें यौम अरफा को तो दुआएं कबूल होती हैं। तो वहाँ पर वो सारी जगह जाकर शुएब भाई को बताई, तो उनके भी एक इमोशनल था, वो भी वहाँ पर बैठे थे। इवन हमारी एक रील बड़ी फेमस हुई थी उस ज़माने में उनके साथ, जब हम लोग एक साथ बैठे थे और मैं बता रहा था उनको। और मैं मालिक भाई ये भी ज़रूर आपसे इस बारे में चाहता हूँ कि आपको लोग सुन रहे हैं कि दूसरी ज़ुबान आना, बाइलिंगुअल होना एक तो, एक दूसरी ज़ुबान आना, उस पर अबूर हासिल होना, वो कितनी बड़ी अचीवमेंट होती है, कितनी ज़बरदस्त बात है। आपको उर्दू के साथ साथ अरबिक पे जो ग्रिप हासिल है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसका बड़ा एडवांटेज हुआ, इस पर बताएं। मैं अरबी स्कूल में पढ़ा हूँ तो वहाँ से अरबिक तो आ गई मुझे, और अरबिक स्कूल में मैं पढ़ा तो वहाँ से फुसहा भी आई मुझे, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई फुसहा में की जाती है। जो नॉर्मली अरबिक लैंग्वेज में हम लोग बात कर रहे होते हैं वो एक नॉर्मल लैंग्वेज होती है, जैसे यहाँ पर तेरे को मेरे को, ये इस तरह की चीज़ें। हाँ, तो लेकिन फुसहा वो है जो लिखी पढ़ी जाती है, जैसे खूबसूरत हमारी उर्दू लिखी पढ़ी जाती है। तो फुसहा वहाँ से मैंने सीखी। और कुरान पाक में तकरीबन ऐसे समझ लें कि कुरान पाक फुसहा की ग्रामर है, मतलब फुसहा का आखिरी लेवल, अरब शायरी का आखिरी लेवल, अरब स्टोरी टेलिंग की आखिरी लेवल वो कुरान पाक है। तो उससे इतना बड़ा फ़ायदा हुआ, मैं दूसरी लैंग्वेजेस को जैसे भी मैं देख लूँ, लेकिन इंग्लिश भी बाद में सीखी, मगर अरबिक सीखने के बाद और कुरान जब तिलावत हो रही है और आप समझ रहे हैं साथ क्या अहकाम अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो वो उसका कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। शायरी की तरह आप जैसे मैं ये नहीं कि कुरान को शायरी से तशबीह कंपेयर कर रहा हूँ, बट समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। शायरी आप कभी भी ट्रांसलेट नहीं कर सकते, तो इसी तरीके से अरबिक की रूह को और कल्चर को समझ के फिर जब आप कुरान सुनते हैं, और कुरान पाक में अल्लाह ताला मिसाल देते हैं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने खोल खोल के आपको मिसालें दी हैं और समझाना है, मैं मफ़हूम बता रहा हूँ समझाने के लिए आप लोगों को, ताकि आप लोग सोचें। तो इस तरह की चीज़ें जब कुरान पाक में ज़िक्र आ रहा होता है तो वो उसका बड़ा फ़ायदा होता है। और जिस तरह अरबिक तो ऐसी ज़ुबान है कि वैसे ही हमारा एक रूहानी ताल्लुक़ भी है अरबिक से, अरबिक तो ज़रूर आनी चाहिए। हाँ, ज़रूर। और ताकि आप जब कुरान पाक पढ़ रहे हो, या जो ये बात भी कर रहे हैं कि बहुत खूबसूरत बात है कि जब तिलावत आप सुन रहे हो या तिलावत आप कर रहे हो, उस वक्त अगर आपको समझ भी आ रहा है कि आप जो अहकामात हैं या जो कुरान पाक की सूरतें हैं, आयात हैं, आप जब पढ़ रहे हैं तो समझ आ रही हो, तो उससे प्यारी और ख़ूबसूरत एहसास नहीं हो सकता। बिल्कुल, वो ऐसी कैफियत होती है जो आपके ऊपर तारी हो जाती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप मतलब खो जाते हैं। सही बात है। तो ये ज़रूर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं फूड पे जी। और जो आपका खाने का शौक़ है, खाना बनाने का शौक़ है, इस पे हम पहले भी बात कर रहे हैं। सऊदीया में या मदीना मक्का में कौन सी ऐसी 5 डिशेस हैं जो आपको लगता है कि यार ये तो आप जाओ तो लाजमी खानी है? मदीना मक्का और सऊदीया मिला के नंबर 1 मदीना कर लें, मदीना में रेस्टोरेंट्स कर लें आप मुख्तलिफ के। जिस तरह अगर मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ मदीना मुनव्वरा, तो मैंने ज़ियारात कर ली, नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद मैं निकला हूँ खाना खाने, तो कौन सी ऐसी 5 जगह हैं जहाँ ज़रूर जाना चाहिए मदीना मुनव्वरा? यार, एक तो मदीना की जो फ़िश मार्केट है, पुरानी मार्केट है, एक वहाँ की वाइब अलग है, आपको थोड़ा सा स्ट्रीट फूड वाला सीन मिलेगा वहाँ पर, मतलब ऐसी वाइब मिलेगी। वो एक ट्रेडिशनल मार्केट है वहाँ पर, मतलब 40-50 साल पुरानी मार्केट है वो, उसको सूक तब्बाखा कहते हैं। आप तो मदीना से थे, शायद आपने सुना हो। वो मछली मार्केट के नाम से भी मशहूर थी। वहाँ की फ़िश ज़रूर खाएं, वहाँ पर जाके फ़िश खाएं आप चावलों के साथ। सादा होती है लेकिन वहाँ पर नाजिल फ़िश मेरी फेवरेट है। नाजिल फ़िश मैं तो उसको कहता हूँ कि ये रेड सी की रानी है। अरे वाह। हाँ, नाजिल फ़िश वहाँ पर ज़रूर खाएं। प्रॉन्स भी जो लोग खाना चाहें वहाँ पर खा सकते हैं, साथ में वो बड़े अच्छे ताज़ा मिलते हैं वहाँ पर, क्योंकि यम्बो नज़दीक है तो वहाँ से ताज़ा आती रहती है। तो नाजिल नंबर 1 पे, नाजिल, फिर हरीद, फिर शोर, इस तरह से वहाँ से फ़िश खाएं। उसके अलावा मंदी जुरेफ़ है, मतबख जुरेफ़, वहाँ पर मंदी टाइप की बात आई है। हाँ, ये अपने इलाके की बात है। तो मंदी वहाँ से जब भी आप जुरेफ़ पे जाएं, जुरेफ़ की भी 3 डिशेस बहुत ज़बरदस्त हैं, तीनों आप ट्राई करें। अगर 3-4 लोग हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, और प्रॉपर एक अरब टेस्ट आप फील करेंगे। वहाँ पर मंदी जुरेफ़ में मंदी खाएं,
उनकी चिकन मैं इतना ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता। अच्छा। मतलब चिकन वाले को तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी मुखालिफ टीम में है। हाँ, आप लाहम वाले लाहम टीम की। तो चिकन वहाँ से मदबी सुरूर खाएं, उनकी मदबी चिकन बहुत मज़ेदार है। और बेस्ट कुनाफा, सऊदी अरेबिया का बेस्ट कुनाफा जो मैंने खाया है, मैं अपनी हद तक कह रहा हूँ, जो मेरा टेस्ट है उसके मुताबिक बेस्ट कुनाफा वहाँ पर। ये 3 डिशेस जुरेफ से ज़रूर खाएं। उसके अलावा आप मदीना में गए हैं तो आप रोज़ आइसक्रीम और अजवा आइसक्रीम ट्राई करें, बड़ी यूनिक मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, वो वाली आपको वहीं पर मस्जिद नबवी के सामने मिल जाएंगी। और अलबेक तो फिर पूरे सऊदी अरेबिया में है, अलबेक आप खा सकते हैं। और इसके अलावा समझ रहा था अलबेक पहले नंबर पे होगा, लेकिन नहीं अलबेक काफ़ी पीछे चिकन ब्रोस्ट की बात हो तो ठीक है, अलबेक फेमस है। अलबेक नाश्ते में वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है शुएब, यस, शुएब का नाश्ता करें आप। हाँ, फूल तमीज़ वहाँ की फूल बड़ी ज़रूरत। तमीज़, और उसमें आपको ना मुतब्बक इतनी बड़ा अच्छा कटोरियाँ वहाँ होती हैं। मुतब्बक बहुत अच्छा है शुएब का। सुल्ताना आप तो गए हुए हैं, आपने खाया भी होगा शायद शायद। सुल्ताना मेरी मैं पैदाइश गाह है, वहाँ मैं पैदा हुआ था, वहीं मेरा घर है। तो शुएब ज़रूर रेकमेंड करें। आई थिंक 5 हो गए हैं हमारे। ज़बरदस्त। और यहाँ के लोगों को अलबेक समझ नहीं आता, ये आपने इस बारे में रिव्यूज़ कमेंट्स वगैरह, यहाँ के बहुत से दोस्त मेरे जब वहाँ गए हैं तो अलबेक का मैं दीवाना हूँ। यानी वो क्या हमारे टेस्ट बड्स वहाँ पे ऐसे डेवलप हो गए, ये मैं एज अ फूडी आपसे पूछ रहा हूँ कि हमें हर उस चीज़ कनेक्ट फील करते हैं कि हमें वहाँ का हर खाना पसंद आता है, या यहाँ के लोगों का टेस्ट बड डिफरेंट है? यहाँ के कम लोग हैं जिनको अलबेक पसंद नहीं आता, और दूसरी बात यह है कि अब यहाँ पे भी इतना अच्छा खाना है। तो अलबेक जो है ना, वो जो यहाँ के लोग सारी ज़िंदगी उन्होंने यहाँ पर मसाले वाले खाने खाए हैं, अलबेक खाएंगे तो शायद उनको समझ ना आए, लेकिन 2-3 बार जब अलबेक खाएंगे तो समझ आने लग जाता है। और जो हाँ, नगेट्स, यस, मैं तो अभी नगेट्स ही खाता हूँ खैर अक्सर। और मैंने एक दौर ये भी देखा है, ये कुछ लोगों की राय है अलबेक से मुतालिक, लेकिन ऐसे भी देखा है कि वो जो लंबी लाइनें लगती थी अलबेक, एक दौर में सिर्फ मदीना में एक अलबेक, हाँ, हरम के पास वाला, और मैं शायद गलत हूँ, कई 100 या 1000 तक लोग लाइनों में वेट कर रहे होते थे और 10-10 अलबेक लोग पैक करा के यहाँ लाते थे। अभी भी लाते हैं। ऐसे हमारे दोस्त थे, वो आके उम्रा करते थे, फिर उन्होंने बाल कटवाने हैं, वैसे ही एहराम के साथ अलबेक पे जाना है, अलबेक खाना है, फिर हाँ उनका फिर सुकून आ गया। हमारा क्या होता था यार वहाँ पर, आपका भी शायद बचपन वहाँ पे गुजरा है, इस तरह का हो, हमारे जो मेहमान आते थे उनको ज़ियारतें करवानी है, अलबेक खिलाना है, सेम रूटीन पूरी जिंदगी गुजर गई, पूरी जिंदगी। और वो मेहमान जो खुश होते थे उस पे, हमारी रोज की रूटीन थी। हमारे लिए भी आसान, उन लोगों के लिए भी जो है, मतलब मंदी आप ला के दे दें तो शायद इतने खुश ना हो, लेकिन अलबेक खिला दिया और ज़ियारतें करवा दी तो माशाल्लाह बल्ले बल्ले। yes, और एंड पे कुनाफे का। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा एतराज़ है जो मैं, कुनाफा जो पाकिस्तान में प्रेजेंट हो रहा है ना, उसमें पता नहीं क्यों वो पाकिस्तानी कल्चर ज़रूर डाल देते हैं बीच में, पिस्ता बादाम कोई ऐसे करके इस तरह कर देते हैं कि यहाँ के लोगों को प्रेजेंटेबल लगे। मेरा ज़ाती राय है, आपने यहाँ क्या कोई कुनाफा ट्राई किया? मैंने किया है। ये ना एक डिफरेंट माइंड सेट है, पूरा रूट्स आते हैं इन चीज़ों के। वो पता है कैसे? सऊदी अरेबिया में अगर मैं और आप खाना खाने जाएं, मिसाल के तौर पे वहाँ के माइंड सेट से मैं बता रहा हूँ आपको, तो हम लोग जो है ना, ये हो सकता है कि 2 कुनाफे मंगवाएं, 2 मंदियाँ मंगवाएं, अपना आराम से बैठ के अलग अलग खाएं, तो उसमें आपको खाना चाहिए होता है लाइट, जो कि आप खा भी सकें। आप मंगवा तो लिया, खाना भी तो है, तो वो लाइट हैं चीज़ें सारी, बोझ नहीं करती। यहाँ पर 4 लोग आए हैं तो 1 कुनाफा उन्होंने अक्सर मंगवाना है, ऐसा होता है बहुत ज़्यादा। मतलब माइंड सेट है, मैं उसको बुरा या अच्छा नहीं कह रहा, लेकिन माइंड सेट है। तो वो अगर इस तरह का होगा कि 1-1, 2-2 बादाम और काजू और ये चीज़ें उसमें साथ में मिलेंगी, तो वो 1-2 चम्मच भी खाएंगे तो वो भारी हो जाएगा, पता चलेगा कि कुछ खाया है। रेस्टोरेंट ऑनर इस तरह से देखता है। ये है वो माइंडसेट। बेसिकली इन्होंने ये माइंडसेट नहीं, आपका बड़ा शार्प माइंडसेट है, मैं समझ गया हूँ। ये एग्जीक्यूशन की बात। हाँ। और लेकिन जो भी देख रहे हैं कुनाफा जो बनाते हैं ना, वो कुनाफा ओरिजिनल रहने दें। और कुनाफा वैसे इस बारे में लेबनीज डिश है या कहाँ की डिश? फ़लस्तीनी डिश है। हाँ, फ़लस्तीन और सीरियन भी है, मतलब, लेकिन ये है कि बेस तो इनकी फ़लस्तीन है ना। ज़बरदस्त। अच्छा, अब पॉडकास्ट के आखिरी हिस्से में हम आ गए और मैं यकीनन चाहता हूँ कि लोग जो आपसे मोटिवेट होते हैं, लोग जो आपका काम देखते हैं, वैसे अब्दुल मालिक फ़रीद क्या रूटीन है, क्या ज़िंदगी में करना चाहता है आगे, आजकल क्या सोच रहा है? बहुत से लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं भाई आपकी ट्रैवल एजेंसी होनी चाहिए, तो यहाँ से आप लोग जाएं, आप पे ट्रस्ट करके लोग जाएं। कुछ ऐसा फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या सोच रहे हैं?
प्लान्स तो काफ़ी सारे हैं, इंशाल्लाह उनके ऊपर काम भी कर रहे हैं। एक तो अपनी नीश में ही रह के मैं करना चाह रहा हूँ। पहले मैंने बहुत सारे टांगे इधर उधर फैलाई हैं, अब उनको वापस समेट रहा हूँ। तो इवन मैंने रेस्टोरेंट बनाया था, वो मैंने सेल कर दिया, अभी मेरा कोई लेना देना नहीं है उस रेस्टोरेंट से। लेकिन इस तरह की मेरी एक एजेंसी है वहाँ पर, सोशल मीडिया हैंडलिंग, जिसमें हम लोग ना उस एजेंसी को मैं काफ़ी ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। उसमें हम लोग कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जो कि एक नई चीज़ है अभी, और उसके अंदर AI भी इंटीग्रेटेड है। अच्छा। और उसमें VR टाइप चीज़ें भी हैं। वो फ़िलहाल हम लोग रेस्टोरेंट्स को फोकस कर रहे हैं कि उनको अपनी सर्विस देंगे। अब वो मैं अपनी वीडियो बना दूंगा जब हम लोग उस चीज़ के ऊपर कुछ आगे पेशरफ्त करेंगे। अभी हम लोग काम कर रहे हैं, मगर मैं अपने नेटवर्क में ही सिर्फ काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट इतनी उस लेवल की नहीं बनी जो मेरा आइडिया है। ज़रूर। आखिरी सवाल मैं ये चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं, जब भी उम्रे पे जाते हैं ज़ायरीन के लिए या मदीना मक्का, खजूर कौन सी बेहतरीन है और इतर कौन सा बेहतरीन? सबसे पहले खजूरों की कौन सी टाइप, एक तो अजवा है ना कि हमारे लिए सबसे दिल के करीब है, लेकिन ओवरऑल टेस्ट में या ज़रूर ट्राई करनी चाहिए खजूर? यार खजूर जो है ना, उसमें बहुत ज़्यादा अभी ऐसे समझ लें कि मैं चूज़ी हो गया हूँ। पहले मैं बस खा लेता था। मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट खजूर है मबरूम, और अजवा भी मुझे बेहद पसंद है। इवन अभी मेरे पास अजवा है जो मैं साथ लेके आया हूँ, जो मैं खाता रहता हूँ यहाँ पर। अजवा में ना आलियत अल मदीना की एक अजवा है, वो वाली खजूर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपने आलियत अल मदीना की अजवा खा ली और फिर दूसरी अजवा खाई तो आपको दूसरी वाली समझ में नहीं आएगी। लेकिन इसमें इनको अलग अलग करना और देखना कि आलियत अल मदीना की कौन सी है, तो वो अगर आप साथ साथ रख के खा के देखेंगे आपको पता चल जाएगा। जो आलियत अल मदीना की अजवा है ना, वो ना थोड़ी सी जब आप खाएंगे तो च्यू भी होगी वो, और वो थोड़ी सी आपके दांतों को चिपक भी रही होगी, और वो ना ऑरेंज होगी अंदर से ना, काफ़ी हद तक ना ऑरेंज टाइप अंदर से फील हो रही होगी। और जो सफ़ेद पर्दा होता है खजूर के अंदर गुठली के साथ वाला, तो वो वाला भी उसका ना काला सफ़ेद इस तरह से चल रहा होगा। तो आलियत अल मदीना की वो अजवा है जिसके बारे में हदीस है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सुबह उठ के 7 दाने अजवा के खाएंगे तो आप पे जादू और जहर असर नहीं करेगा। तो वो आलियत अल मदीना की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ेवरेट आलियत अल मदीना की अजवा है। तो अगर आप आलियत अल मदीना की अजवा खा लेंगे तो फिर आप अगली बार आलियत अल मदीना की ही अजवा ढूंढ रहे होंगे। और ये कहाँ से मिलती है मदीना में? ज़्यादातर ढूंढनी पड़ती है। हाँ, ये आप हर किसी के अपने ईमान पे है। बहरहाल वहाँ पर जाके आलियत अल मदीना अगर आप ढूंढें तो प्रॉपर टेस्ट करके उसके साथ दूसरी अजवा भी टेस्ट करें तब लें। ये नहीं कि कोई आपको कह दे कि ये आलियत अल मदीना की है तो आप ले लें, क्योंकि हम लोग उस कैफियत में होते हैं किसी पे भी इतबार कर लेते हैं। तो इस चीज़ को हर जगह पर इंसान को ध्यान से चलना चाहिए। चाहे मक्का मदीना है, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे झूठ भी बोल सकते हैं। हाँ, सुकरी नहीं, सुकरी बहुत अच्छी है लेकिन वो ज़्यादा मीठी होती है। सुकरी बहुत अच्छी है, कहवे के साथ सुकरी होनी चाहिए। ये कॉम्बो भी एक नेक्स्ट लेवल का आखिरी कॉम्बो है। इतर मुझे तो ऊद बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं एक है, ऊद तो ऑल इन ऑल है ना, ऊद के बगैर तो ब्रांड, मैं जिस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर हूँ वो अहमद परफ्यूम है, उनका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो अहमद परफ्यूम के पास जो है ना, हम लोग मर्च हमारा फेवरेट है, मेरा ख़ास तौर पे मर्च फेवरेट है, और हिंदी मलकी कदीम जो मैं स्किन पे अप्लाई करता हूँ, ऑयल है। अच्छा, हाँ, तो इवन आपके लिए भी इंशाल्लाह उसका गिफ्ट ज़बरदस्त। तो इस बात का मैं इंतज़ार कर रहा था। बात करते ही खुशबू आ गई। बहुत शुक्रिया अब्दुल मालिक भाई, आप आए जियो पॉडकास्ट में, 4 चांद लगा दिए। ये टीम गवाह है कि इतने इंटरेस्ट से मैंने सवाल शायद कम ही किया होंगे लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई आप आए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगे रहें, और ये जो एक मैसेज है और जो एक प्यारा अंदाज़ है आपका, हम भी फ़ैन हैं। आज आपको अंदाज़ा हो गया होगा, सब आपको देखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीलॉग्स करें ताकि लोगों को वो इन्फॉर्मेशन जो लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए या नहीं जा सके उनके लिए, और जो हो के भी आ गए उनके लिए नॉस्टैल्जिक होता है। तो एक बड़ी यादगार चीज़ होती है आपका वीलॉग। बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि आपसे अगली मुलाकात होगी मदीना मुनव्वरा में इंशाल्लाह। जियो पॉडकास्ट की एपिसोड हमने देखी अब्दुल मालिक फ़रीद के साथ, आपने ये पूरी एपिसोड देखी और यकीनन आपके लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी रही। बड़ी, मेरे लिए तो एक बड़ी ख़ास
इनके साथ बात करना रहा और मोटिवेशनल भी रही, इंस्पिरेशनल भी रही। अगली एपिसोड में जियो पॉडकास्ट के किसी और सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।